जब भी चर्चा हो रही है, दो कैरेक्टर की ज़्यादा चर्चा होती है, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे की चर्चा जरूर होती है। इस बार क्या भूमिका नजर आ रही है? प्रोग्रामिंग भी जो कुछ हो रही है या टिकटॉक के बारे में जो कुछ फैसले हो रहे हैं वो राज्य के नेताओं से मिलकर सेंट्रल कमेटी कर रही है। प्रचार में भी वसुंधरा राजे उतनी सक्रिय भूमिका उनकी नजर नहीं आ रही है। जब मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ कि सेंट्रलाइज हो गया है सारा, वो सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, सब कुछ को कंट्रोल कर रखा है। यदि बीजेपी नेतृत्व किसी और को आगे करता है विधायक दल के नेता के लिए, तब वसुंधरा राजे का एक्सटेंड क्या रह सकता है? वसुंधरा राजे को कुछ न कुछ आश्वस्त किया ही गया होगा, वरना वो इतनी सक्रियता नहीं दिखाती। नमस्कार। राजस्थान के अंदर चुनाव प्रचार बिल्कुल पीक पर है। 2 सप्ताह का समय बचा है और जब भी चुनाव की चर्चा होती है राजस्थान में या भाजपा की चर्चा होती है, सबसे पहले नाम आता है वसुंधरा राजे का। लोगों की सबसे ज़्यादा रुचि रहती है कि वसुंधरा राजे कहाँ हैं और क्या कर रही हैं और किस हैसियत में है। जो आला कमान से उनके रिश्ते हैं, जो कई बार मंचों पर नज़र आया है, टिकट वितरण में नज़र आया है, एक कदम आगे चलना, 2 कदम पीछे चलना, एक असमंजस की स्थिति नज़र आती है उनके और आला कमान के बीच में, जो बाहर नज़र आता है। अभी वसुंधरा राजे कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, चुनाव प्रचार में कितने एक्टिव हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी। करीब 4 दशकों से पत्रकारिता में हैं और कई बड़े संस्थानों में काम किया है और आज भी उतने ही एक्टिव हैं, उतने ही इंटरेस्ट लेते हैं राजनीति के अंदर और कई चैनलों में विश्लेषक की तरह बैठते हैं। स्वागत है जगदीश शर्मा जी आपका। जब भी चर्चा हो रही है, 2 कैरेक्टर की ज़्यादा चर्चा होती है, सचिन पायलट की हालांकि कम होती है, मगर भाजपा की जब भी बात आती है तो वसुंधरा राजे की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहले भी 2 बार उन्होंने पूरे कैंपेन को लीड किया है। इस बार क्या भूमिका नज़र आ रही है उनकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, ये आपको मालूम है। और वहाँ जो पार्टी के स्तर पर जो फैसले होते हैं वो फैसले नीचे तक माने जाते हैं, माना ही जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। जो स्टेट में लीडर्स हैं, इस बार पार्टी ने अपना तौर तरीका कुछ बदला है, अपनी नीति कुछ बदली है, अपने कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन किया है। वो ये है कि जो कुछ भी पार्टी की सेंट्रल कमेटी रेगुलेट करेगी, सारे फीडबैक के बाद जो वो प्रोग्राम बनाएगी, किस ढंग से क्या चीज़ चलानी है, वो लागू होगा। और वो लागू करने के लिए स्टेट के लीडर्स को अप्रूवल के हिसाब से ही उसको करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। पार्टी में अभी तक भी जो कुछ हुआ है, जैसे आपको बताऊं मैं कि पहली बार है जब किसी चीफ मिनिस्टर फेस का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कोई लीडर घोषित नहीं किया गया है। न राजस्थान में किया गया है, न मध्य प्रदेश में किया गया है, न छत्तीसगढ़ में किया गया है। लीडर तो सब जगह बढ़िया हैं। लीडर ऐसे हैं, अब शिवराज सिंह जी तो जो है मौजूदा चीफ मिनिस्टर ही हैं। वसुंधरा राजे 2 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं। इस बार राजस्थान की सबसे बड़ी लीडर हैं, बीजेपी की, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो इनको, लेकिन सारे लोग लगे हुए हैं चुनाव में, किसी का फेस नहीं है। और प्रोग्रामिंग भी जो कुछ हो रही है या टिकटॉक के बारे में जो कुछ भी फैसले हो रहे हैं वो राज्य के नेताओं से मिलकर सेंट्रल कमेटी कर रही है। पहले ये होता था कि भाई एक स्टेट कमेटी ने एक लिस्ट बनाई और दिल्ली भेज दी कि भाई कोई अप्रूवल के लिए, और दिल्ली से अप्रूव होकर आ गई। अब वो एक एक सीट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, एक एक सीट के ऊपर कैंडिडेटों के ऑप्शन मांग रहे हैं कि यहाँ ये नहीं है तो इसको लिया जा सकता है, ये नहीं तो इसको लिया जा सकता है। पार्टी ने अपने स्तर पर कई सारे सर्वे करवाए हैं। इनकी जो नेशनल कमेटी है उसने अपना अलग सर्वे करवाया है, स्टेट ने अपने अलग सर्वे करवाए हैं, और उन सर्वे के बेसिस पर कैंडिडेटों का चुनाव हुआ है। तो इस तरह का चुनाव भी पहली बार हुआ है। कांग्रेस पार्टी में भी हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रथा को चालू किया। पिछले बार तो एक आध सर्वे ही करा के छोड़ दिया, लेकिन इस बार पूरा प्रोसेस साइंटिफिक तरीके से, जिसको बोलना चाहिए, वो प्रोसेस अपनाया गया
और उसके बाद कैंडिडेटों का फैसला हुआ। पहली लिस्ट में जो लग रहा था उसमें लग रहा था कि वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को टिकट काट दिए गए थे। फिर दूसरी तीसरी बाद की लिस्ट के अंदर उनके समर्थकों को भरपूर टिकट मिले, हालांकि उनके कुछ जो ज़्यादा नज़दीकी थे जैसे यूनुस खान है, अशोक परनामी है, उनको टिकट नहीं मिल पाए, राजपाल सिंह शेखावत उनको टिकट नहीं मिल पाए। मगर अब जब प्रचार की बारी आ रही है तो प्रचार में भी वसुंधरा राजे उतनी सक्रिय भूमिका उनकी नज़र नहीं आ रही है। पिछली बार वो लगातार सभाएं कर रही थी, सवेरे से लेकर शाम तक सभाएं होती थी, हेलीकॉप्टर में लगातार घूम रही थी, मगर इस बार कुछ गिनी चुनी सभाएं हो रही है उनकी। देखिए ये कुछ ऐसा है कि कोई सभाओं में उनकी कमी नहीं है। कल ही वो 4 रैली कर आई हैं। उससे पहले वाले दिन मैं देख रहा था उनका मॉनिटरिंग, 3 जगह पर 3 रैलियां की हैं उन्होंने। और चूंकि उनका अपना गृह जिला झालावाड़ है तो उन्होंने सारी जो चालू की अपनी रैलियां और सभाएं वो झालावाड़ से ही शुरू की। झालरा पाटन में उन्होंने सभा की, पिंडवाड़ा में उन्होंने सभा की, डग में सभा की, और उसके बाद वो आगे बढ़ी हैं। फिर उन्होंने कई दूसरे जगह पर भी सभाएं की हैं, हेलीकॉप्टर से दौड़ दौड़ के आगे दूसरी जगह पे गई हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ कि सेंट्रलाइज हो गया है सारा, तो सेंट्रल यहाँ पर देखिए कितने नेता इनके बैठे हुए हैं केंद्र के, करीब 1 दर्जन केंद्रीय नेता, जिनमें नेशनल प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल है। वो किस तरह से प्रचार में जाएंगी अपनी चीज़ें, वो सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, सब कुछ को कंट्रोल कर रखा है। वो नेता लोग ही आपस में तय करते हैं। पहले क्या होता था कि हम कंपेयर करते हैं उस समय से, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले से, जब चीज़ें राज्य के हाथ में ही होती थी, राज्य के लीडर ही निपटते थे, वही प्रोग्राम बनाते थे। पहले तो उल्टा होता था कि राज्य के लीडर प्रोग्राम मांगते थे केंद्रीय नेताओं से कि हमको फला जगह चाहिए, एक सभा पार्टी के बड़े नेताओं की यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, या नाम से चाहिए तो साहब अमित शाह की सभा हमको यहाँ इस जिले में चाहिए, नरेंद्र मोदी जी की सभा हमको यहाँ चाहिए, योगी आदित्यनाथ की सभा यहाँ चाहिए। तो ये इस तरीके से होता था। अब हो गया उल्टा, अब केंद्र भी अपने प्रोग्राम खुद शेड्यूल करता है, क्योंकि उनके पास सर्वे है, और वो एक साथ ऐसे, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा करनी है तो वो एक साथ 30-40 सीटों के बीच में एक सभा रखेंगे, ताकि एक साथ इतनी सीटों के ऊपर लाभ मिले। 4 जिलों के बीच में हो जाएगी तो 4 डिस्ट्रिक्ट में 30 के करीब सीटें आ जाएंगी जो एक साथ कवर की जा सकती है। वहाँ से लोगों को लेकर आते हैं, ये वोटरों को लाकर, और उनसे सभा आयोजित होती है। तो ये सिस्टम बदल गया मेरा कहने का मतलब। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से पहले इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। कांग्रेस में भी इसी ढंग का है थोड़ा बहुत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा अनुशासित काडर वाली पार्टी है, वहाँ होता भी है। सेंट्रल की लीडरशिप तय कर रही है। आप कह रहे हैं कि वसुंधरा की सभाएं भी शायद वही तय कर रहे हैं, मगर अभी तक जो सभाओं का उनका पैटर्न देखने में आया, वसुंधरा राजे जिन इलाकों में जा रही है, जिन सीटों को कवर कर रही है, वो ज़्यादातर वो सीटें हैं जो वसुंधरा राजे के समर्थक रहे हैं, उनके नज़दीकी रहे हैं, जिनको उन्होंने टिकट दिलाया है। तो क्या पार्टी ने कोई ऐसा जिम्मेदार दे रखा है अलग अलग नेताओं को कि जिनको टिकट दिलाया है वही सभाएं करनी है? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है कि पार्टी ने इस तरह का तय किया हो कि भाई ये आप संभालेंगे अपने समर्थकों को, या किसी के जो कोई किसी का भी समर्थक नहीं है मान लो, तो उसको कौन संभालेगा फिर। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तक जो है ना, एक उस लेवल पर काम शुरू नहीं हुआ है। जिन लोगों को इन्होंने स्टार प्रचारक बनाया है, 7-8 लोगों को स्टेट का स्टार प्रचारक बनाया है, वो लोग तो अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन राजेंद्र राठौड़, वो तारानगर से बाहर ही नहीं निकले, अभी तो खुद के ही कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए। जैसे सीपी जोशी जो इन स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, वो चित्तौड़ ही गए हैं, 2 दिन से चित्तौड़ में ही डेरा डाले हुए अपना गृह जिले में। तो इस तरीके से नेताओं की लगी है। अब जब स्टेट के और बाकी लीडर भी फ्री हो जाएंगे सब, क्योंकि आप देखिए आज 9 तारीख है, और 9 तारीख को जो स्क्रूटनी है, या पहले तो वो इस काम में लगेंगे कि करीब 50 से ज़्यादा इनके विद्रोही उम्मीदवार खड़े हो गए। इस पार्टी से ही विद्रोह करके जो लोग खड़े हुए हैं,
अभी तो सबसे बड़ी ज़रूरत उसको निपटाने की है। तो ये उसमें लगे हुए थे 3 दिन से, तो कि जो जो डैमेज कर रहे हैं मेन कैंडिडेट को, वहाँ के कौन कौन से पार्टी के लोग वो हैं जिनको समझा कर। बागियों वाला काम तो लगभग खत्म हो गया, आज नामांकन हो के साथ गया, में आज हो गया, खत्म आज हो हो रहा गया। है। अब के मगर बाद फिर ये कैंपेन शुरू होगा। मगर जैसा आप कह रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ का आपने नाम लिया, सीपी जोशी हैं, सतीश पूनिया हैं, ये सब अपनी ही सीटों पर उलझे हुए हैं। और राजस्थान में फिर एकमात्र चेहरा जो बचता है, बड़ा चेहरा, वो वसुंधरा राजे का ही बचता है। और उम्मीद की जाती है कि पूरे राजस्थान के अंदर उनके दौरे हैं, मगर वो नहीं हो रहे हैं। इसलिए बार बार ये सवाल उठता है कि वसुंधरा राजे शायद सिर्फ अपने समर्थकों तक सीमित है। नहीं देखो, ये तो प्रायोरिटी की बात है ना, कि उनके दौरे नहीं हो रहे हैं। आप दौरा कब करेंगे? जब आप बाकी जो प्रायोरिटी की चीज़ है कि पहले विद्रोही या बागी जो खड़े हो गए हैं उनको बिठाया जाए, उनसे बातचीत की जाए। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। पहले तो सामने वाला आदमी आए, या तो वो उसको बुलाया जाए, या आप उधर जाए, या टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हो, जैसा लीडर वैसी बात की जाती है। आपने देखा होगा कि सीपी जोशी जाते ही जो वो आक्या जी हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं चित्तौड़गढ़ में, उनको समझाने में लगे हैं। दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो उन्होंने जाकर ऐसे मैसेज देना शुरू किया, मीडिया में ऐसी बातें की कि भाई मैं तो कोई पुरानी चीज़ याद नहीं कर रहा हूँ, आप जैसा चाहें, लेकिन पार्टी को हमको सबको मिलकर एकजुट रखना चाहिए, एक ही तरह से करना चाहिए। तो ये धीमे धीमे मतलब उन्होंने अपनी जो भी स्ट्रेटजी बनाई होगी उनको बिठाने के लिए। बैठते हैं कि नहीं, उन्होंने कह दिया कि मेरे को तो बैठना नहीं है, मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो जब लड़ना ही लड़ना है तो लड़ा जाएगा, फिर और स्ट्रेटजी बनाएंगे वो कोई दूसरी, जो कि उनके पास ऑप्शन होंगे उनको ढूंढेंगे, संभालेंगे इस तरीके से। तो ये टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है। अभी कैंपेन उस तरीके से उठा नहीं। आज तक की जो डेडलाइन है ना, ये डेडलाइन पूरी हो जाएगी, उसके बाद कैंपेन उठेगा, तब प्रचार का काम तेजी से होगा, तब जिसका जो भी उपयोग होगा वो होगा। आप लंबे समय से वसुंधरा राजे को शुरुआत से देख रहे हैं, उनका किस तरह का नेचर रहा है, किस तरह की उनकी लीडरशिप रही है। नतीजों के बाद क्या होगा यदि बीजेपी नेतृत्व किसी और को आगे करता है विधायक दल के नेता के लिए, तब वसुंधरा राजे का स्टैंड क्या रह सकता है? देखिए, पार्टी के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है आपस में, ये तो कहीं बाहर आया नहीं है अभी तक। लेकिन मैं समझता हूँ कि वसुंधरा राजे को कुछ न कुछ आश्वस्त किया ही गया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, वरना वो इतनी सक्रियता नहीं दिखाती। सारी टिकटों का फाइनल होने में वसुंधरा राजे मेन टीम की, कोर टीम की मेंबर थी। जो इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठकें हुई है, पहले कोर टीम अपनी लिस्ट बना रही है, उस लिस्ट को लेकर फिर जो उनकी क्या कहना चाहिए उसको, CEC, चीफ इलेक्शन कमेटी, जो भी पार्टी की है, हेड ऑफिस पर मुख्य चुनाव अधिकारी जो भी बनाया, तो वो उनको फाइनल करती हैं। उसमें भी वसुंधरा जी को सजेशंस के लिए बिठा रखा है उन्होंने, क्योंकि बिना उनके अभी इनकी मुश्किल ये है कि पूरे राजस्थान को समझने वाला, देखने वाला पार्टी के पास कोई बहुत अच्छा लीडर नहीं है। हालांकि ओम माथुर हैं, जो पहले जनरल सेक्रेटरी होते थे, संगठन महामंत्री होते थे, पार्टी के पूरे कैडर को समझते थे, हर डिस्ट्रिक्ट के नेताओं को, लोगों को, कार्यकर्ताओं को उनको जानते हैं। वैसे ही अब केवल जो सक्रिय तौर पर है वो भी 10 साल से पीछे छूटे हुए हैं। राजस्थान उन्होंने 10 साल पहले छोड़ दिया था और दिल्ली में राजनीति करने लगे हुए केंद्रीय महामंत्री के तौर पर। तो ये जो चेंज हुआ है, उसके बाद कोई लीडर, बहुत कम लीडर ऐसे बचे हैं। गुलाब चंद जी कटारिया नहीं है, जैसे वो गवर्नर बन के चले गए। वो पहले बड़े लीडर थे जो पूरे स्टेट भर के नेताओं को जानते थे, कार्यकर्ताओं को जानते थे, अपनी क्या किस इलाके में क्या कमजोरियां हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं उनके, वो सब भी जानते थे। किन लीडरों को वहाँ भेजना चाहिए ये भी जानते थे। जातिगत इक्वेशन किस किस इलाके में क्या है उसको भी भेजते थे वो। तो ये अब वसुंधरा राजे अकेले ऐसी लीडर रह गई है जो कि पूरे राजस्थान की हर इलाके की पिक्चर को जानती है, वहाँ के जातिगत जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको पहचानती है, किस जाति को कैसे मनाया जा सकता है उसको जानती है, क्योंकि ये उन्होंने 3-4 इलेक्शन तक खूब किया हुआ है, उनकी नॉलेज में आ गई हैं चीज़ें सब, तो उसका वो उपयोग कर रही है। और मुझे लगता है कि वसुंधरा जी को उतना ही सक्रिय होकर चुनाव में भाग ले रही हो जैसा बाकी लीडर ले रहे हैं।
शाह साहब ले रहे हैं, अमित शाह साहब या नरेंद्र मोदी जी या और केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, केंद्रीय पदाधिकारी जो यहाँ आए हुए हैं, वो सब ले रहे हैं। तो उस तरीके से सक्रिय होकर वो भी हर जगह पर मौजूद रहती है, बड़ी सभाएं होती हैं वहाँ पर मौजूद। आप कह रहे हैं मोदी की तरह वो भी सक्रिय है, अमित शाह की तरह वो भी सक्रिय हैं, और शायद उन्हें कोई आश्वासन भी मिला होगा इसलिए वो सक्रिय हैं। चुनाव के बाद यदि बीजेपी सत्ता में आती है तब क्या उनके बड़े समर्थकों को टिकट भी मिला है, बड़ी संख्या के अंदर टिकट मिला है, जीत कर आते हैं, तब वो सीएम के लिए दावा ठोक सकती हैं? नहीं, वो मेरी मान्यता ये है कि वसुंधरा राजे जो है वो नेचुरल कैंडिडेट होंगी। ठोकना क्या है इसमें, भाई नेचुरल कैंडिडेट वही होंगी क्योंकि स्टेट को वही ठीक से पहचानती है, उन्हीं की देख रेख में टिकट फाइनल हो रहे हैं, ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उनको कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। मैं जैसा मानता हूँ एक पार्टी लीडर के तौर पर वो क्या करेंगी, लड़ाई तो लड़ नहीं सकती, वो पार्टी में उनको रहना है, उनको पॉलिटिक्स में जितने दिन भी रहना है, उनकी एज ऐसी जगह पर है जब ज़्यादा इलेक्शन लड़ने नहीं है, उनको फ्यूचर के लिए नई लीडरशिप खड़ी करनी है, तो वो उसी हिसाब से एक्ट करेगी। अब इस बारे में बहुत सारे लोग हैं कि वसुंधरा राजे का चूंकि फेस नहीं रखा गया है एज ए चीफ मिनिस्टर, तो उनको एक तरफ कर दिया है पार्टी ने, ये हुआ है वो हुआ है, इस तरह की चीज़ें बहुत चली। ये होता है कभी कभी कि भाई किसी लीडर को थोड़ा सा कम वैल्यू दी जा रही है, किसी को ज़्यादा दी जा रही है। ये जैसे बहुत सारे लोगों ने बात की थी कि जो जयपुर की राजकुमारी हैं दिया कुमारी जी, ये शायद इनको ज़्यादा आगे किया जा रहा है, इनको सबसे सेफ सीट दी गई है ताकि किसी भी सूरत में जीते ही है, तो इनको फ्यूचर का चीफ मिनिस्टर माना जा रहा है। तो लेकिन सब लोग जानते हैं कि दिया कुमारी अभी सीएम पद की कोई वो नहीं है, कैपेबल ही नहीं है अभी, तो उनको यही पता नहीं है कि प्रशासन में काम कैसे होता है, सरकार को चलाना कैसे होता है, सरकार की एक्टिविटी क्या क्या होती है। ये ग्रूमिंग होना, तो ये किसी के साथ मिलकर काम करें, किसी ऐसे आदमी के साथ जो ऑलरेडी ये सब काम कर चुका है। जैसे कि वसुंधरा राजे जब आई थी तो भैरव सिंह शेखावत उनको उंगली पकड़ कर लाए थे, उन्होंने भैरव सिंह जी को नज़दीक रहकर भैरव सिंह जी का कामकाज सीखा था। वो केंद्र के मंत्रिमंडल में थी, इसलिए दिल्ली में किस तरीके से काम होता है ये वो उसको भी जानती थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही मिनिस्टर थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किस किस तरीके से एक्टिविटी चलती है ये सब उनका पहचाना हुआ था। इसके बराबर कोई लीडर ही नहीं है राजस्थान में। बाहर से भी आप भेजेंगे तो यही संकट होगा। मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आप किसी को राजस्थान में एज ए चीफ मिनिस्टर बना के भेज देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ये ऐसी पार्टी नहीं है कि किसी भी नौसिखिए को उठाकर बना देंगे। उनको कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी चाहिए, कोई वजनदार आदमी चाहिए, कोई नॉलेजेबल आदमी चाहिए जो कि उस सीट पर बैठ के स्टेट को ढंग से चला सके। नहीं, पर इस तरह के उदाहरण पहले भी रहे हैं। गुजरात के अंदर विजय रूपाणी को पहले कोई नहीं जानते थे, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर को लाए तब नहीं जानते थे, महाराष्ट्र में भी यही स्थिति थी। तो ये सीएम तो नहीं, मैं मोदी किसी कोई प्रोजेक्ट मैं जो है ना नेचुरल उसकी बात कर रहा हूँ। नेचुरल दावेदार तो वहाँ भी थे, नेचुरल दावेदार वहाँ थे, लेकिन वहाँ उनको बदलना था क्योंकि वहाँ वो पॉलिटिक्स बदलना चाहते थे। वहाँ जैसे कि आप गुजरात का उदाहरण दे रहे हैं रूपानी जी का, रूपानी जी के लिए उनको पॉलिटिकल इक्वेशन बदलनी थी। इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत हाई हो गया था भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय गवर्नमेंट थी, तो एक साल पहले पूरी की पूरी गवर्नमेंट चेंज की थी उन्होंने। आपको ध्यान होगा पूरी कैबिनेट ही चेंज कर, चीफ मिनिस्टर से लेकर मिनिस्टर तक सब के सब बदल गए, और वो सबको कॉन्फिडेंस में लेकर किया, ये बताकर किया क्यों किया जा रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा और क्यों। इसी तरीके से हरियाणा में एक खास किस्म की खास पॉलिटिक्स जाटों की चलती थी। वहाँ चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे बीजेपी की तरफ से या और कोई पार्टी, जैसे ओम प्रकाश जी चौटाला की फैमिली और ये सब भी सक्रिय थे। इनकी भी जब सरकारें रही तो लेकिन रही जाटों की सरकार हमेशा। भारतीय जनता पार्टी जाटों की सरकार, जाटों का सत्ता में बदलना चाहती थी जाटों के हाथ से, क्योंकि जो मैंडेट आया था पार्टी के लिए वो मैंडेट भी जाट वर्सेज अदर्स,
तो अदर्स वाला मैंडेट था तो आपको सरकार भी वैसी ही बनानी थी, इसलिए मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया, जो कि आरएसएस के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे, बड़े लीडर थे, और राजस्थान स्टेट में सरकार चलाने के नज़दीक से उन्होंने देखा हुआ था। उनके साथ लगाए भी ऐसे ही आदमी थे, जैसे वो होम मिनिस्टर हैं विज साहब, वो पुराने एक्सपीरियंस। ये जो अमित शाह हैं, जो कि पार्टी के राजस्थान के एक तरीके से इंचार्ज अमित शाह हैं, जो सेकंड लेवल पर है, जो दिल्ली से टॉप लेवल पर अगर हम प्राइम मिनिस्टर को छोड़ भी दें तो अमित शाह ने यहाँ कोर कमेटी में ये बात एक तरीके से इनडायरेक्ट सार्वजनिक भी कर दी कि जब विधायक दल बनेगा और जिसके साथ ज़्यादा विधायक होंगे उसको चेहरा बनाया जाएगा। तो ये जो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के 70-80 विधायकों को टिकट उन्होंने दिया है विधायक दल, तो विधायक दल में मेजोरिटी निश्चित तौर पर उनकी आएगी। जब विधायक दल में ये बात ओपन किया जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से नहीं थोपेंगे, विधायक दल ही तय करेगा कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। इसका क्या संकेत है? आखिरी सवाल आपसे, कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे ने रिटायरमेंट की बात की थी और बड़ी चर्चा उसकी सब जगह रही थी, और ये माना जा रहा है कि जिस तरह के प्रेशर में शायद वो आज है, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, शायद वो भी अपने भविष्य को लेकर कहीं आशंकित है, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट की बात करी। नहीं, हो सकता है ये बात चर्चा में भी इसलिए आई थी कि वसुंधरा राजे क्या रिटायर होने जा रही हैं, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में वो सारी बात की गई थी उस परिप्रेक्ष्य को कोई नहीं दिखा रहा है। उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, जिसके बाद उससे पहले वहाँ रैली बाकायदा सड़कों पर एक उसके तरीके से निकली थी, वहाँ आकर बैठे, और उनके 2-3 जो सीनियर लीडर हैं उस इलाके में, झालावाड़ के जो लीडर हैं, उन्होंने सबने भाषण दिया। फिर उनके सुपुत्र जो हैं उन्होंने भी भाषण दिया, और वसुंधरा राजे ने पहली बार इस तरह के अपने सुपुत्र को बोलते हुए इस तरीके से देखा कि वो सचमुच में अब हर चीज़ को समझने लग गए, प्रॉब्लम्स को समझने लग गए हैं। पब्लिक के बीच में जाकर वो किस तरीके से हैंडल करते हैं लोगों की समस्याओं का, और किस तरीके से वो लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ये कन्वर्सेशन जो उनका है वो समझ गए। तो 20 साल हो गए उनके बेटे को भी पॉलिटिक्स में आए हुए, आपको ध्यान होगा 2004 से वो पॉलिटिक्स में, तो लगभग 20 साल हो गए। अब 20 साल में आदमी, मतलब ये ऐसा ही नमूना है जैसे कि भाई राहुल गांधी की बात की जाती है। तो उनकी माताजी अब जाकर आश्वस्त हुई है, तो उन्होंने कहा भाषण के बीच में, अपने बेटे को फिर स्थापित किया उन्होंने कि अब मैं आश्वस्त हूँ, ये चीज़ों को संभालने के कैपेबल हैं, ये कर सकते हैं, इसलिए अब मैं रिटायरमेंट भी ले सकती हूँ, कोई मेरे को दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक टिप्पणी, मतलब मैं जैसा मानता हूँ, राजनीति में तो चीज़ों के मायने माने जाते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ एक माँ ने अपने बेटे को ध्यान में रखकर ये टिप्पणी की है, और हो सकता है कि उनके दिमाग में ये भी हो कि ये कहकर मैं आला कमान को मैसेज भी दूँ कि भाई अब लास्ट चांस है मेरे लिए, उसके बाद मुझे रिटायर ही होना है, तो मैं आराम से रिटायर हो जाऊंगी, ये मैसेज भी देना हो। मैं इसके बारे में कह नहीं सकता कि वसुंधरा राजे ने दिमाग में क्या सोच कर ये बात की है, लेकिन वो टिप्पणी जो है वो अपने बेटे के प्रति आश्वस्ति बताती है, ये है। तो वसुंधरा राजे को लेकर जगदीश शर्मा जी का कहना है कि शायद उन्हें आला कमान से कुछ तो आश्वासन मिला है, जिसलिए वो इतनी सक्रिय हैं, और उनकी भूमिका को कहीं भी कमतर करके नहीं आंका जा सकता है। हालांकि जो भी होना है वो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उसके बाद ही अगला फेज शुरू होगा कि उनकी भूमिका राजस्थान में क्या रहेगी, उसे जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। धन्यवाद जगदीश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।